का पहला प्रश्न है कि क्लीन एक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह ऊर्जा संक्रमण के दौरान प्रकृति की रक्षा के लिए एक साझेदारी है, और दूसरा, यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का स्वच्छ ऊर्जा गठबंधन है। तो इनमें कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, या फिर दोनों नहीं? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन। ठीक है, केवल एक, मतलब पहला कथन जो इसका है सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। क्योंकि क्लीन एक्शन यानी कि कोरिलेशन लिंकिंग एनर्जी एंड नेचर फॉर एक्शन ऊर्जा संक्रमण के दौरान प्रकृति के संरक्षण के लिए एक साझेदारी है। WWF के यानी वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर के क्लीन एनर्जी कोलिशन में इसका उल्लेख किया गया है, और नवीकरणीय ऊर्जा के सभी रूप जीवाश्म ईंधन से बेहतर हैं। ठीक है, और क्लीन एक्शन ऊर्जा संक्रमण के दौरान प्रकृति की रक्षा के लिए गठित WWF अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जैसे कई लाभकारी संगठनों की ये साझेदारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है खोम जोम दिवस किसे श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है? आंग्ल मणिपुर युद्ध के शहीदों को, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रसिद्ध हस्ती रानी गाइदिनलिउ को, तृतीय विश्व युद्ध में जापानी आक्रमण के विरुद्ध अपने प्राणों की आहुति देने वालों को, और चौथा है खासी पहाड़ी क्षेत्र के स्वतंत्रता सेनानियों को। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आंग्ल मणिपुर युद्ध के शहीदों को। 23 अप्रैल को मणिपुर उन साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने युद्ध के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी। सामान्यतः यह कार्यक्रम खोंगजोम में खेम्बाचिंग में आयोजन किया जाता है। यहाँ मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और अन्य गणमान्य लोगों के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खोंगजोम दिवस मणिपुर के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह दिवस 1891 के आंग्ल मणिपुर युद्ध में राज्य के सैनिकों की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। यह युद्ध मणिपुर के थाओबल जिले में खोमजोम में लड़ा गया था। इस घटना ने इस क्षेत्र में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत को चिन्हित किया था। खोमजोम के युद्ध के बाद ही मणिपुर ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता खो दी, और इस युद्ध में मणिपुरी सेना के मेजर पाओना ब्रजवासी के नेतृत्व में बहादुरी से लड़ी थी। 13 अगस्त 1891 को दुर्भाग्यपूर्ण तिथि को मणिपुर के शहीद युवराज टिकेंद्रजीत सिंह थंगल जनरल को जनता के समक्ष फांसी दे दी गई थी। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ये ऑप्शन है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी शुरुआत जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की गई थी, और दूसरा है इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना हो जाती थी तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में व्यक्तिगत कर लिया जाता था। और तीसरा है अवध का विलय किया गया क्योंकि अवध के राजकुमार की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकार के हुई थी। तो इनमें कौन सा कथन जो है सही है? 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, और 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, 1 और 2। पहला और दूसरा जो सही है, तीसरा जो है वो गलत है। व्यक्तिगत सिद्धांत का प्रयोग सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर सहित कई भारतीय राज्यों को विलय को न्यायसंगत ठहराने के लिए किया गया था। इस नीति की कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ कई भारतीयों के द्वारा आलोचना की गई। उन्होंने इसे अपने परंपरागत अधिकारों और रीति रिवाजों के उल्लंघन के रूप में देखा। व्यक्तिगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई एक नीति थी, और भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वह 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। इस सिद्धांत के अनुसार यदि कोई ऐसा भारतीय राज्य जिसके राजकुमार या शासक का कोई प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, उस पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना अधिकार किया जा सकता था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। अवध के तत्कालीन शासक के द्वारा कुशासन और कुप्रशासन
के बहाने इसका विलय किया गया था, इसलिए तीसरा कथन जो गलत है, पहला और दूसरा जो है विभक्त सिद्धांत के बारे में सही है। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इस समझौते में किसानों से जब्त की गई सभी भूमि की तत्काल वापसी शामिल थी, और दूसरा है सरकार ने तटीय गांवों के घरेलू उपभोग के लिए नमक बनाने के अधिकार को भी मान लिया था। तो इनमें कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। दूसरा सही है, पहला गलत है। 5 मार्च 1931 5 मार्च 1931 को 15 दिन के लंबे विचार विमर्श के बाद गांधी इरविन समझौते के रूप में एक दस्तावेज सामने आया, जिसमें लोगों ने शांत समझौता और कुछ लोगों ने इसे अस्थायी सरकार का नाम दिया। इस समझौते पर कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने हस्ताक्षर किए और सरकार की तरफ से लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए। नौकरशाही के लिए विचित्र बात थी, क्योंकि इसमें कांग्रेस और सरकार को समानता के स्तर पर रखा गया था। इस समझौते की कुछ शर्तें थी, जैसे ऐसे सभी राजनीतिक कैदियों की तत्काल रिहाई जो हिंसा के लिए दोषी नहीं ठहराए गए हैं। ऐसे सभी जुर्माने जो इस दौरान लगे थे जिन्हें वसूल नहीं किया गया है, उनकी माफी और जब्त की गई जमीन की वापसी या तीसरे पक्ष को बेचा ना गया हो। तीसरा था जिन सरकारी कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया था उनके साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। चौथा, सरकार तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू उपभोग के लिए नमक बनाने का अधिकार भी दे। ठीक है। पांचवा था कि शांतिपूर्ण तरीके से बिना आक्रामक हुए लोगों को धरना देने के अधिकार दिया जाए, और पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच की कांग्रेस की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन समझौते में गांधी जी की जांच के आग्रह को दर्ज किया गया था। कांग्रेस ने अपनी ओर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की सहमति व्यक्त की, और साथ में यह भी कांग्रेस सहमत बनी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भागीदार बनी। जिन शर्तों पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए उसको लेकर उस समय के लोगों में और इतिहासकारों में भी आपस में काफी मतभेद और विवाद है, जिसके मुख्य कारण है कि इसका समय हस्ताक्षर करते समय गांधी के इरादे भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी की सजा माफ करने की शर्त के रूप में न रखना। यद्यपि कुछ लोग मानते हैं गांधी जी ने वायसराय को इस मुद्दे पर राजी करने का प्रयास किया था। इस समझौते के कुछ लोगों ने अलग अलग रूप से व्याख्या भी की। कुछ ने इसे भारतीय पूंजीपतियों के ढुलमुल स्वभाव का और गांधी जी का उनके दबाव में आकर काम करने का प्रमाण माना है। यह कहा जाता है गांधी जी और भारतीय पूंजीपत दोनों ही जन आंदोलन से भयभीत थे, जो काफी क्रांतिकारी मोड़ ले रहा था। इसके अलावा कुछ लोगों ने कहा कि किसानों के साथ धोखा किया गया, क्योंकि उनकी जब्त की हुई जमीन को तीसरे पक्ष को बेच दी गई थी और उसे वापस दिलाने की शर्त समझौते में नहीं थी, और गुजरात के किसान विशेष रूप से इससे प्रभावित थे। इसलिए इसका पहला कथन जो है गलत है और दूसरा कथन जो है सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन टीपू सुल्तान के द्वारा नहीं किया गया था? पहला है नए कैलेंडर का प्रारंभ, दूसरा सिक्का ढलाई की नई प्रणाली का प्रारंभ, तीसरा है भार और माप के नए पैमाने का प्रयोग, और चौथा है नई जागीरदारी प्रणाली का आरंभ। तो इसका कौन सा कथन जो है वो टीपू सुल्तान के द्वारा प्रारंभ कार्य जो है वो नहीं किया गया था? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, नई जागीरदारी प्रणाली का प्रारंभ, जो यही टीपू सुल्तान ने शुरू नहीं किया था। टीपू सुल्तान का जो जन्म है वो नवंबर 1750 में हुआ था। पिता का नाम हैदर अली और माता का नाम फातिमा था। ठीक है, माता का नाम फातिमा था। वह एक सुशिक्षित अरबी, फारसी, कन्नड़, उर्दू को अच्छे से बोल सकता था, महान योद्धा था और उसे मैसूर का शेर भी कहते हैं। उसने कुशल सैन्य बल के गठन रखरखाव पर अधिकतम ध्यान केंद्रित किया। इसने अपनी सेना को
फारसी भाषा की शब्दावलियों के आदेश के साथ यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया। उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करने के लिए फ्रांसीसी अधिकारियों की मदद ली, किंतु उन्हें फ्रांसीसियों को कभी भी एक दबाव समूह के रूप में विकसित होने नहीं दिया। टीपू ने अपने पिता की भांति नौसेना के विकास को पर्याप्त महत्व दिया। 1796 में उन्होंने एडमिरल्टी बोर्ड की स्थापना की और 22 युद्धपोत और 20 फ्रिगेट के बेड़े के निर्माण की योजना बनाई। उसने मंगलौर, वाजिदाबाद, मौलिदाबाद में 3 डकयार्ड यानी गोदीबाड़ा स्थापित किए, लेकिन उसकी योजनाएं साकार पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। टीपू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी को संरक्षण दिया और उसे भारत में रॉकेट प्रौद्योगिकी के अग्रदूत के रूप में श्रेय दिया जाता है। उसने रॉकेट के संचालन की व्याख्या करते हुए एक सैन्य नियमावली लिखी और उसे मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन की शुरुआत करने का भी श्रेय दिया जाता था। टीपू एक महान लोकतंत्र समर्थक और कूटनीतिज्ञ था। उसने फ्रांसीसी सैनिकों को 1797 में श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना में सहायता प्रदान की और इस अवसर पर 2300 तोपें और 500 रॉकेट की सलामी का आदेश दिया था। टीपू ने स्वयं जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की और स्वयं को सिटीजन टीपू के रूप में या नागरिक टीपू के रूप में संबोधित करने की अनुमति दी। समय के अनुसार होने वाले बदलावों को अपनाने की इच्छा को नए कैलेंडर, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली, भार और माप के नए पैमाने की शुरुआत जैसे कई कदम उठाए। निजी पुस्तकालय में जैसे धर्म, साहित्य, सैन्य विज्ञान, इतिहास जैसी पुस्तकों की व्यवस्था की। फ्रांसीसी क्रांति में गहरी दिलचस्पी दिखाई और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। उसने जागीर देने की प्रथा को समाप्त किया इस प्रकार की जिससे राज्य की आय में सुधार हुआ। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।